जब साथ खड़े हैं तुम्हारे अपने सर प्रवीण महाकवि कचे 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 कमल। क्या हाल चाल है बबुआ? अब साइंस को एकदम अपना भेजा में ढुकाना चाहते हो, इस चैप्टर को एक बार पढ़ के अपने डीएनए में सेट करना चाहते हो कि आवे वाला जनरेशन को भी पढ़ाना ना पड़े, तो बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किए हो। तो बेटा इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। चाहे तुम्हारे स्कूल का छमाही एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो जो सो कहना तो बड़े मजे से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें इस चैप्टर का समझ एक अच्छे से विकसित करना है तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो बेटा इस वीडियो में जितने भी केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, मैंने वो भी किया हुआ है। इसीलिए यूट्यूब पे दूसरे जो वीडियो है उनसे बिल्कुल ये अलग वीडियो है। तुम्हें मजा आने वाला है ये चैप्टर पढ़ के। बस मेरी बात मानो, इस पूरे वीडियो को एक बार अंत तक देखो, हर एक प्रयोग मिल जाएगा, अच्छे से तुम्हारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में नंबर लाने के तो टेंशन छोड़ दो, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम बस केवल क्या करो, पढ़, है ना, एक अच्छा नोट्स तैयार करो और अंत में तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा। जब तुम कहीं का भी क्वेश्चन बनाओगे, हर क्वेश्चन जब तुमसे बनेगा तो तुम खुद कहोगे कि सर ने जो बात बोला था वो सही बोला था। तो एक बेटा मैं राज बता रहा हूँ, अंत में मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं में से एग्जाम में आने वाला है। ये 100% गारंटी ले लो मेरे, है ना। तो लास्ट में जब हम चलेंगे, लास्ट जब वीडियो पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं एक बार डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो बिना ज्यादा समय लेते हुए चैप्टर को फटाफट शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, और ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर देते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको ना अच्छे से समझना होगा, तब जाके आगे के चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने वाला है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसे तो दुनिया में हर जगह हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन बेटा ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ, नया रसायन नहीं बनता है ना, जिसमें कोई नया पदार्थ या नया रसायन नहीं बनता है, तो वैसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलो इसको उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। तो बेटा देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भौतिक परिवर्तन, कोई नया रसायन नहीं बनना, यानी किसी भी परिवर्तन में अगर कोई नया रसायन नहीं बनता है तो उस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, या किसी भी प्रकार की अवस्था बदल रहा है तो वहां पे बेटा भौतिक परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन में कोई नया रसायन नहीं बनता है। जैसे कि अगर एक बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है तो भाई बर्फ में भी जो रसायन है वो H2O है, पिघलने के बाद जो रसायन बना है वो भी H2O ही है, यानी कोई यहाँ पे नया रसायन नहीं देखने को मिला। यानी जब बर्फ है तो उसमें भी रसायन H2O है, पिघल के पानी बना तो उसमें भी जो रसायन है बेटा H2O ही है, कोई नया रसायन नहीं बना। इसलिए बर्फ का पिघलना एक अवस्था परिवर्तन है और यह एक भौतिक परिवर्तन है। किसी चीज का टूटना, है ना, किसी चीज का टूटना, फटना या कटना, ये सब के सब क्या है बेटा, भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसमें कोई नया रसायन नहीं बनता है। अगर ये प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर यहाँ पे ग्लास टूट रहा है तो ऐसा नहीं कि टूटने से कुछ नया रसायन बन गया या कुछ नया पदार्थ बन गया, है ना, उसके कण मात्र अलग हो रहे हैं, है ना, कुछ नया रसायन नहीं बन रहा है। उसी तरह से दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि पानी और नमक मिल रहा है ना, पानी के अंदर कोई रंग मिल रहा है, दूध पानी मिल रहा है, तो कोई नया रसायन नहीं बनता है। ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं, है ना। किसी कागज के तुम आकार बदल दो, है ना, किसी कागज का लेके उसका एरोप्लेन बना दो, जहाज बना दो, चिड़िया बना दो, तो इसमें क्या कोई नया रसायन बन रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन होते हैं। वही दूसरी तरफ हमें पढ़ना है बेटा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब नया रसायन का बनना, रसायन मतलब नया पदार्थ का बनना, नया केमिकल का बनना ही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इन वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया रसायन बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में दूध का फटना, दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन यानी अंगूर का सड़ना, है ना, शरीर में भोजन का पचना, सड़ना, गलना, कोई भी चीज, कोई फल सब्जी सड़ रहा है, गल रहा है, सब के सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। किसी चीज का जलना, फलों का पकना, अगर फल पक रहा है तो बेटा वहां पे नए नए रसायन बनते हैं। ये जब फल कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है, पक गया तो कुछ दूसरा रसायन बना है तभी तो वो मीठा लग रहा है ना। जंग लगना, जैसे देखो ये बेटा लोहे की कांटी है और इसमें जंग लग गया, ये जो इसके ऊपर ये अब लाल भूरा रंग की जो परत आ गया है ये जंग कहलाता है। तो जंग जो होता है ना बेटा, ये एक नया रसायन होता है ना, एक नया रसायन होता है। उसी तरह से जब लकड़ी या कोयला जलता है तो यहाँ पे नया रसायन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है।
है ना। तो उसी तरह से अगर कोई चीज सड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ वहां पे नया रसायन बन रहा है ना, वो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। फल पक रहा है तो वो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। तो ये दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझना। रासायनिक परिवर्तन जब होता है ना, जैसे सपोज यहाँ पे लोहे में जंग लगा तो एक तरह का यह रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हुआ, यानी नया रसायन बना। ये जो जंग बना है ये एक नया रसायन है ना। जंग जो बना है इसके ऊपर जो ये भूरा लाल परत आ गया है, यह एक नया रसायन है ना। तो इसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन हुआ कैसे, ये नया रसायन बना कैसे? तो जिस प्रक्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे जंग का बनना एक नया रसायन का बनना है। नया रसायन कैसे बना, अपने आप थोड़े आ गया होगा, कोई ना कोई प्रक्रिया हुआ होगा, कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा। तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा नए रसायन बनते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है, वह प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। रासायनिक परिवर्तन जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन यह बनता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या कुछ ऐसे लक्षण या अभिलक्षण है जिससे हमें पता लग सके कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पे चार बातें अगर रंग में बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कहीं पे भी अगर रंग बदल रहा है ना, बिना रंग डाले रंग बदल रहा है, तो समझो कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि यहाँ पे बेटा ये क्रियाकलाप 1.2 है। 1.2 में लीड नाइट्रेट लेना है, इसके बाद तुम्हें पोटेशियम आयोडाइड का घोल बनाना है, यानी पानी में इन दोनों को घोल लेना है। जैसे ही मिलाओगे एक पीला रंग का पदार्थ बनता है, यानी यहाँ पे रंग में बदलाव आ रहा है। इसका मतलब ये जो पीला रंग का जो पदार्थ बना है ना, ये जरूर कुछ नया रसायन होगा, ये जरूर कुछ नया रसायन बना होगा, तभी तो ये पीला हो गया। तो कभी भी अगर रंग बदल रहा है तो समझो कि जरूर वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जरूर वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसी तरह से अवस्था में परिवर्तन है ना बेटा, अवस्था में परिवर्तन। अब जरा यहाँ पे देखो, पानी में ना ऐसे दो बेटा पेंसिल डाला गया है और इस पेंसिल में करंट दिया गया है। याद रखना, पेंसिल के अंदर जो ये ग्रेफाइट होता है ना, विद्युत धारा का चालन करता है। जैसे ही करंट दोगे ना तो यहाँ पे पानी में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। बुलबुले बनना मतलब बेटा गैस बनना, है ना। तो पानी तो द्रव अवस्था में है ना, और यहाँ पे कोई गैसीय अवस्था में पदार्थ बन रहा है। ये जो गैसीय अवस्था में पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब ये जरूर कोई नया रसायन है, ये जरूर कोई नया रसायन है ना। यहाँ पे बेटा अवस्था परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो वाला अवस्था परिवर्तन नहीं, भौतिक वाला में तो बेटा गर्म करो ठंडा करो तो हो रहा था। यहाँ पे गर्म ठंडा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे तो विद्युत धारा पास किया जा रहा है और यहाँ पे कुछ गैस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलबुले बनना मतलब गैस बन रहा है। पानी में अगर बुलबुला बन रहा है यानी वहां पे कुछ गैसीय पदार्थ बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये जरूर कुछ नए रसायन बन रहे होंगे, है ना। तो बेटा अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, रंग बदल रहा है, तो इसका मतलब वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। उसी तरह से अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है ना, दो पदार्थ मिले और गैस बनना शुरू हो गया, देखा जाए तो ये भी एक अवस्था परिवर्तन ही है। बट कई बार गैस का बनना ये आसान होता है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए। अवस्था परिवर्तन मतलब जरूर नहीं कि गैस ही हमेशा बनेगा, ठोस भी तो बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पीला रंग का पदार्थ बन रहा है ना, ये ठोस अवस्था में होता है, ये नीचे जाके बैठना शुरू कर देता है ना। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब वो ठोस हो रहा है या द्रव से गैस हो रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है ना। और गैस का उत्सर्जन एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, एक बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा प्रक्रिया, मतलब एक अच्छा लक्षण अभिलक्षण हो सकता है जिससे कि हमें पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि अगर दो पदार्थ हम मिला रहे हैं, है ना। क्रियाकलाप जो तीसरा है बेटा तुम्हारे बुक में, क्रियाकलाप तीसरा में बोल रहा है कि एक परख नली में तुम्हें क्या लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेना है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेना है और उसमें जिंक के टुकड़े को डालना है। जैसे ही जिंक के टुकड़े को डालोगे ना तो वहां पे भी बुलबुले निकलना शुरू करेंगे, यानी कुछ गैस बन रहा होता है। यानी गैस का बनना बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसी तरह से अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो समझो कि जरूर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये चार जो आधार है ना, जो पहचान हो सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है ना। यानी इनमें से चारों या कोई एक भी हो रहा है, कोई एक या दो तीन भी हो रहा है, तो समझो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। अब यहां से हम बेटा पढ़ेंगे
कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, अगर उनको अध्ययन करना है कॉपी पे, किताबों में, तो उनको हम प्रदर्शित या निरूपण कैसे करेंगे? तो बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण 3 रूपों में होता है ना? 3 रूपों में होता है, वाक्य रूप, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। तो बेटा यहाँ पे वाक्य रूप का मतलब क्या हुआ? वाक्य रूप का मतलब यह हुआ कि जो भी हुआ उसको एक वाक्य के रूप में लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जब मैग्नीशियम के फीते को हम जलाते हैं, है ना? जब हम मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से यह मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है और एक भड़कदार, श्वेत भड़कदार प्रकाश के साथ जलता है। यानी इसके जलने की प्रक्रिया में पराबैंगनी किरणें भी निकलती है। इसीलिए सावधानी बरतने को कहा जाता है कि चश्मा लगा के ये प्रयोग करना होता है, या प्रयोग हो रहा है तो उसको घूर के नहीं देखना चाहिए, है ना? तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एक श्वेत पदार्थ बनता है, एक श्वेत राख बनता है, जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है ना? तो इसको हमें अगर दिखाना है, पढ़ाना है, तो हम इसको वाक्य के रूप में लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो तरीका हुआ है पूरा का पूरा लिखना, है ना, पूरा का पूरा लिखना, इसी को बोलते हैं वाक्य रूप। यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक कहलाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लिख लेना कॉपी पे, अभिकारक वे रसायन है, वे पदार्थ है जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम जब जल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक है। और यहाँ पे जो उजला पदार्थ बन रहा है, जो राख बन रहा है, यह उत्पाद कहलाएगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह का उत्पाद है। तो पूरा वाक्य हम ऐसे लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना? इसके बाद दूसरा जो तरीका है रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का, वो है शब्द समीकरण। इसमें हम क्या करते हैं कि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, वाक्य रूप में लिखना थोड़ा सा मतलब लेंथी है ना, थोड़ा बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, समय ले रहा है। तो वैज्ञानिकों ने ना उन जो भी जिनके बीच में अभिक्रिया हो रहा है और जो नया उत्पाद बन रहा है उनके लिए शब्द का प्रयोग किया। और जब इस तरह से हम लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो यह शब्द समीकरण कहलाता है। यानी जो अभिकारक और उत्पाद है उनके लिए एक उचित शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना? अब यहाँ पे तो खैर एक ही उत्पाद बन रहा है, लेकिन मान लेते एक और उत्पाद बनता है तो उसको प्लस के साथ ऐसे लिखते चले जाएंगे, है ना? तो अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहा है तो प्लस प्लस के साथ लिखते जाएंगे। ये तीर बता रही है अभिक्रिया की दिशा, है नी? यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया करके इस दिशा में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे। अब लास्ट जो बेटा है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण में बेटा जो भी अभिकारक या उत्पाद है ना, उनके रसायन का उनके रासायनिक संकेत का प्रयोग किया जाता है ना? जैसे कि हम जानते हैं मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत Mg होता है, हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो O2 के रूप में होता है, और बेटा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उजला राख बन रहा है वो है MgO, उसका फार्मूला MgO होता है। तो इस तरह से जब हम समीकरण लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण, है ना? लेकिन रासायनिक जो समीकरण है इसमें थोड़ा सा त्रुटि है ना? क्या त्रुटि है? जैसे कि 9th क्लास में तुमने पढ़ा था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। और इसी को डाल्टन ने बोला था कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो परमाणु भाग लेते हैं, और परमाणु की ना तो उत्पत्ति होती है ना तो क्षति होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। बट जरा ध्यान से यहाँ पे देखो कि इधर बेटा ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो क्या एक ऑक्सीजन की परमाणु की क्षति हो गई? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक से कोई ऐसा अपवाद या एक्सेप्शन नहीं मिला है जहां पे रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण का उल्लंघन करती है ना? तो इसका मतलब हमने जो ये तरीका लिखा है इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। और अगर इस तरह की त्रुटि होती है जिसमें अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, या अभिकारकों का द्रव्यमान जोड़ो उत्पादों का द्रव्यमान जोड़ो तो द्रव्यमान बराबर नहीं आता है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। इसके 2 नाम है बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी इधर देखो, इधर कितने परमाणु हैं? 1 2 3, इधर कितने हैं? 2 ही परमाणु हैं। यानी ऑक्सीजन की एक परमाणु की क्षति थोड़े हो गई, ये होता ही नहीं है, क्योंकि प्रयोग बताते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए।
अगर परमाणुओं की क्षति होगी तो द्रव्यमान घट जाएगा, तो इसका मतलब द्रव्यमान का संरक्षण का नियम का पालन का उल्लंघन हो रहा है। तो बेटा ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते हैं। यह ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। कोई भी एक परिभाषा बना लो, सब के सब सही है ना। तो देखो यहाँ पे इधर बेटा लोहा के क्या है, इधर लोहा का एक परमाणु है, इधर लोहा का कितना परमाणु है, 3 परमाणु है ना, 3 परमाणु है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 परमाणु बढ़ गया कैसे, इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इधर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये बेटा क्या हो रहा है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है ना। लेकिन वैसी समीकरण जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है, यानी अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ हर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर रहता है। अभिकारकों का द्रव्यमान अगर जोड़ोगे और उत्पादों का द्रव्यमान जोड़ोगे तो बराबर आएगा, है ना। तो वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है, वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि बेटा अगर यहाँ पे देखो 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे बेटा एक अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो यहाँ पे ये 2 क्या कर दिया, यानी ऑक्सीजन भी इधर क्या हो गया, 2 हो गया। इसका असंतुलित रूप जरा देखो, है ना, और इसी समीकरण का संतुलित रूप देखो, है ना। अभी संतुलित कैसे किया जाता है अभी आगे हम पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि असंतुलित और संतुलित समीकरण क्या है। इधर देखो हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर भी 2 दूना 4, है ना, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी बेटा एक अणु में 1 ऑक्सीजन। ये 2 बताता है कि 2 अणु हो गए जल के, तो जल के एक अणु में 1 ऑक्सीजन, तो ये 2 बताता है कि 2 अणु जल का, तो 2 ऑक्सीजन, है ना। तो उसी तरह से इसको भी देखो क्या किया गया है, संतुलित किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर बेटा अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, द्रव्यमान भी अगर जोड़ोगे तो बराबर आएगा। चलो जोड़ के दिखा देते हैं भाई। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24, है ना। इसके 2 परमाणु है तो 2 से गुणा करो, 48 U, है ना बेटा। ये एटॉमिक मास यूनिट होता है, परमाणु के द्रव्यमान को U में मापा जाता है ना। ऑक्सीजन का बेटा एक परमाणु 16 U का होता है, ये 2 है तो 16 दूना 32 U, है ना। अब ये द्रव्यमान जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 8 10, हासिल हो गया आपका 1 और 4 3 7 1 80 U। यानी इधर बेटा अभिकारक कुल मिलाकर 80 U के हैं। चलो अब इधर हम जोड़ते हैं। मैग्नीशियम का बेटा 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 24 16 क्या हो गया 40, और चूंकि ऐसे 2 है तो 40 दूना 80 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है, बराबर है ना। तो ऐसे समीकरण को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, सॉरी संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलो बच्चों अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनको कैसे संतुलित किया जाए और किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाए। तो बेटा यहाँ पे संतुलित करने की जो विधि पढ़ना है ना, उसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, इसका मतलब क्या है, हमें बार बार ट्रायल करना है, यानी प्रयास करना है, गुणनांकों को बदलना है ना, जब तक से वो हीट ना हो जाए, यानी जब तक से वो संतुलित ना हो जाए। समझ में आ रहा है। चलो इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं, तब जाके तुम्हें ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे कि एक समीकरण है ना, ये एक समीकरण है। अब ध्यान से देखो, पहले तो हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी गिनो। अगर बराबर है तो भाई वो संतुलित है, नहीं बराबर है तो क्या है, वो असंतुलित है। तो भाई चलो हम यहाँ पे गिनते हैं। मैग्नीज का एक परमाणु इधर है, इधर भी एक परमाणु दिख रहा है। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इधर क्या है बेटा, 1 परमाणु है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हारा संतुलित नहीं है ना। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन का 2 दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन भी असंतुलित है। क्लोरीन इधर 1 दिख रहा है और इधर 2 तो 4 दिख रहा है ना। तो भाई यहाँ पे केवल मैग्नीज को छोड़ के सारे तत्व असंतुलित है। अब दिमाग में तुम्हारे प्रश्न आएगा कि सर बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम पहले किस तत्व को संतुलित करें, किस तत्व को हम संतुलित करें, है ना। तो भाई यहाँ पे तुम सबसे पहले याद रख लेना, है ना। सबसे पहले हम अगर कोई धातु दिख रहा है तो उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे केवल एक ही धातु दिख रहा है, मैग्नीज, जो कि ऑलरेडी संतुलित है ना। अगर धातु संतुलित हो गया तो हम अधातुओं को अब देखेंगे, है ना। अधातुओं में भी सबसे पहले, सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। उसके पहले जितने भी अधातु है, जैसे क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, है ना, सल्फर, इनको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। वैसे तुम किसी भी मतलब किसी भी अधातु को या धातु को संतुलित कर सकते हो, थोड़ा समय लगेगा,
है ना, बट संतुलित होगा। और यहाँ पे बार बार ट्रायल करना है। क्या ट्रायल करना है, क्या ट्रायल करना है, क्या ट्रायल करना है? तो गुणनांकों को बदलना है ना। गुणनांक बदलने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखो इधर क्लोरीन 2 है, 2 2 4 है, तो हम यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बेटा इसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वही बदल जाएगा, है ना। जो सूत्र है वही बदल जाएगा, है ना। हमें क्या करना है, गुणनांकों को बदलना है। गुणनांकों को बदलने का मतलब कि हम यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लगाएंगे, है ना, है ना। इसीलिए शुरू में ना तुम एक आदत बना लो कि सभी अभिकारक, सभी अभिकारक और उत्पाद को एक बॉक्स में ले लो और दिमाग में ये सेट कर लो कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ नंबर नहीं यूज करना है ना। तो हमें कहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। और ये गुणनांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, गुणनांक कहलाते हैं। तो चलो पहला जो समीकरण है, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम इनको सबको बॉक्स में ले लेते हैं, है ना। धीरे धीरे ये बॉक्स लेने की आदत भी खत्म हो जाएगी। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा समीकरण को संतुलित करोगे तो ये बॉक्स लेने की आदत खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा अनुभव जब बढ़ेगा तो अपने आप बिना बॉक्स लिए ही ये सारे समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो चलो, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है बेटा, इधर क्लोरीन 4 है, इधर क्या है, 1 है। हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। 4 का मतलब क्लोरीन 4 तो हो ही गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे अब 4 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन देखो 2 ही है ना, इधर 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन भी देखो 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया, है ना। इधर भी देखो ऑक्सीजन 2 था, है ना। मैग्नीज इधर 1 है और इधर भी 1 है, यानी ये अपने आप अब संतुलित हो गया। अपने आप नहीं, मतलब केवल 4 और 2 लगाने से संतुलित हो गया। एक चीज दिमाग में सेट कर लो, एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि किसी एक तत्व को संतुलित करने के चक्कर में दूसरा वाला तत्व हो सकता है कि असंतुलित भी हो जाए, हो सकता है कि संतुलित भी हो जाए, है ना। इसीलिए हर बार हर तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ हर बार काउंट करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। सपोज इस इक्वेशन को संतुलित करना है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो काम करता है कि अगर अधातु में जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तत्व की परमाणुओं की संख्या अगर विषम हो रहा है, विषम में हो रहा है, यानी जोड़ा उनका नहीं लग रहा है, तो पहले हम उनको सम बनाएंगे, जोड़े में बनाएंगे। जैसे कि इसको ऐसे समझो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 2 4, एक 5 है ना, 5 है। तो ये ऑक्सीजन विषम में कर दे रहा है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को जोड़ा लगाएंगे, तो 2 2 4, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, गुणनांक। ये जो नंबर हम अपने से जोड़ते हैं ना, इनको गुणनांक कहते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4, 4 2 6, 4 2 6, ऑक्सीजन जोड़ा में लग गया। इधर भी देखो ऑक्सीजन क्या है, 6। लेकिन एक समस्या यह हो रहा है कि जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया, है ना, जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया, भाई इधर लीड जो है एक ही ना है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन अब और समस्या यह हो गया कि जैसे ही 2 लगाएंगे, इधर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बट इधर क्या है भाई, इधर 2 2 4 2 6 ही है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ से 2 और 2 दूना 4, नाइट्रोजन 4 है, इधर नाइट्रोजन क्या है, 1 है। तो भाई यहाँ पे हम नाइट्रोजन 4 लगा देंगे। मैंने बताया था कि सबसे पहले दूसरे अधातुओं को हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरे अधातु है उनको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन को तो लास्ट में करेंगे, है ना। बेटा कोई एग्जैक्ट ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करता है, ये बार बार नंबर बदलना पड़ता है, एक चीज दिमाग में रख लो। लेकिन कुछ 2 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके तुम थोड़ा सा अपना काम आसान कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अब ये संतुलित हो गया, है ना। तो इस तरीके को ही हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, क्योंकि हम बार बार यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं जब तक से वो हीट यानी संतुलित ना हो जाए, जब तक से वो क्या हो जाए, संतुलित ना हो जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो अब ये परिभाषा क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का तत्वों या अणुओं का गुणनांक उपयोग करके, यानी ये देखो ये जो 2 2 2 4 है ना, ये गुणनांक कहलाता है। और सबसे छोटी संख्या, छोटी पूर्णांक का प्रयोग करना है। फ्रैक्शन में, बटा बुटी में नंबर नहीं होना चाहिए। और सबसे छोटी, कोई बच्चा ऐसे भी चाहे तो इसको संतुलित कर सकता था, है ना। देखो ये भी संतुलित है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बोला है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का, तो इससे छोटी पूर्णांक तो 2 2 4 से संतुलित हो गया, तो ऊपर वाला सही है ना। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का तत्वों या अणुओं का गुणनांक का उपयोग करके असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के प्रयास को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है ना। तो ये तुम
दिमाग में सेट कर लो कि तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले जो धातु है उनको संतुलित कर लेना है, धातु के बाद अधातुओं में जाना है, और अधातुओं में ना पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करना है ना। उसके पहले नाइट्रोजन दिखे, सल्फर दिखे, क्लोरीन दिखे, उसको संतुलित करो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करो। एक कॉन्सेप्ट ये भी कई बार यूज होता है कि जो अधातु विषम में हो रहा है उसको पहले सम बनाने की कोशिश करो। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके तुम मतलब थोड़े आराम से इनको संतुलित कर सकते हो। कोई बड़ा ये खेल नहीं है ना। संतुलित करना कोई बड़ा टफ काम नहीं है। 10, 12, 15 समीकरण लो, संतुलित करो, तुम्हें खुद अनुभव होने लग जाएगा कि कैसे संतुलित करना है। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ सिल्वर ब्रोमीन बन रहा है। क्या ये संतुलित है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है ना। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे, सिल्वर इधर 2 हो गया, इधर 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है, एक छुपा रहता है ना। तो यहाँ पे क्या गुणनांक यूज हुए हैं? 2, 2, 1, है ना। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का तत्व, जैसे कि यहाँ पे ये सिल्वर क्या था? तत्व था, या अणुओं के गुणनांक का उपयोग करके असंतुलित समीकरण को संतुलित करना ही क्या कहलाता है? तुम्हारा हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है ना। हीट एंड क्या कहलाता है बेटा? ट्रायल विधि कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाना। देखो रासायनिक अभिक्रिया में बेटा जो अभिकारक है ना, जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, वो किस अवस्था में है? ठोस है, द्रव है, गैस है, या उनका जलीय विलयन है, उसके आधार पे हम रासायनिक समीकरण को और सूचनापूर्ण बना सकते हैं जब इन अवस्थाओं को हम वहां पे व्यक्त करेंगे। जैसे कि अगर कोई भी अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो ब्रैकेट में एस लगाएंगे, द्रव में है तो एल लगाएंगे, गैस में है तो जी लगाएंगे, और पानी में अगर वो घुला है तो ए क्यू एक्वस लगाएंगे, क्योंकि जलीय विलयन को एक्वस कहा जाता है ना। जैसे कि ये अभिक्रिया देखो, ये अभिक्रिया आगे चल के पढ़ोगे। अभी तुम्हें इस बात की चिंता नहीं लेना है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ठोस है, कौन चीज द्रव है। वो आगे, ये तो एक तरीका, इस चैप्टर में एक तरीका सिखाया जा रहा है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, है ना। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर ठोस है तो एस लिखेंगे, द्रव है तो एल लिखेंगे, है ना। इतना पता होना चाहिए। तुम्हें इस बात की अभी चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कैसे हमें पता सर। अभी मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि जो ये लोहा होता है ठोस अवस्था में होता है, और यहाँ पे तुम्हें जल लग रहा है कि द्रव अवस्था में है, तो नहीं। आगे चल के पढ़ोगे कि द्रव अवस्था, यहाँ पे जो जल होता है ना भाप के रूप में होता है, तो यहाँ पे जी लिखेंगे। और यहाँ पे जो ये ठोस बनता है, ये जो आयरन का ऑक्साइड बनता है, ये ठोस होता है, तो यहाँ पे एस लिखेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे गैस के रूप में बनता है। तुम्हें बस इतना अभी पता होना चाहिए कि ठोस है तो एस, द्रव है तो एल, गैस है तो जी, है ना। इस बात की चिंता अभी नहीं करना है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन किस अवस्था में है ना। अगर देखो पानी में घुला है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये पानी में घुला रहता है तो ए क्यू लिखेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी पानी में घुला रहता है। अगर तुम्हें पता चला कि पानी में घुला है तो ए क्यू लगाओगे। ये हमारा नमक पानी में घुला रहता है, ए क्यू लिखेंगे। और यहाँ पे जल बेटा द्रव अवस्था में है तो एल लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम पदार्थ के अवस्थाओं को लिखकर हम रासायनिक समीकरण को और ज्यादा सूचनापूर्ण क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसको बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में भी डिटेल में पढ़ोगे, या बचपन से तुम ये सुनते आ रहे हो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जरा समझो, ये जो अभिक्रिया है किसी विशेष स्थिति में हो रही है ना। यह अभिक्रिया तभी होगा जब इसको क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश मिलेगा, है ना। सूर्य का प्रकाश मिलेगा, और क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, तभी जाके ये अभिक्रिया होगा। तो अभिक्रिया किस स्थिति, किस परिस्थिति में हो रही है, उसको भी तीर के ऊपर नीचे लिख के दिखा सकते हैं। उसको भी तीर के ऊपर नीचे लिख कर हम दिखा सकते हैं, जिससे कि जो रासायनिक जो समीकरण हम लिख रहे हैं ये और ज्यादा सूचनापूर्ण हो जाएगा, है ना। सूचनापूर्ण यानी उसको देख के हमें ज्यादा समझ में आएगा कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में और किस अवस्था में ये सब अभिक्रियाएं हो रही है। क्योंकि देखो भाई, ये जो समीकरण हम लिख रहे हैं एक तो निरूपण का तरीका है ना। अब जब निरूपण कर रहे हैं तो हम इतना उसमें सूचना डालें कि रासायनिक अभिक्रिया हो कैसे रही है, उसका हमें आकलन अच्छे से समझ में करना आ जाए, है ना। तो यही मेन टारगेट है यहाँ पे। अब उत्प्रेरक क्या होता है जरा समझना। उत्प्रेरक क्या होता है? देखो कभी कभी कई रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए ना हम अलग से कुछ पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे गर्म सांद्र H2SO4 का जब प्रयोग करते हैं तो ये जो एथेनॉल है ना बेटा, इथीन और जल में बदल जाता है। अब तुम्हारे नाम, जब मैं ये नाम लिया एथेनॉल और इथीन, तो तुम्हारे मन में दर्द हो रहा होगा कि सर ये सब क्या है।
तुम्हें यहाँ पे अभी इसके बारे में चिंता नहीं करना है, ये अभिक्रिया आगे चल के पढ़ना है आगे के चैप्टरों में। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको तुम ऐसे समझो, सपोज ए और बी अभिक्रिया कर रहे हैं और यहाँ पे उत्पाद बन रहा है सपोज x प्लस वाई, है ना। तो ये जो अभिक्रिया है किसी विशेष पदार्थ के उपस्थिति में हो रहा है ना। जब किसी विशेष पदार्थ की उपस्थिति में हो रहा है, वो विशेष पदार्थ इस अभिक्रिया के दर को बढ़ा रहा है ना। जैसे कि अगर वो विशेष पदार्थ नहीं है तो ये अभिक्रिया होने में 10 घंटा लगेगा। लेकिन अगर वो विशेष पदार्थ सपोज यहाँ पे मान लेते हैं वो विशेष पदार्थ जो भी अल्फा है, इसके आने के चलते ये अभिक्रिया जो 10 घंटा में हो रही थी अब ये एक ही घंटा में हो जा रही है। तो ये विशेष पदार्थ उत्प्रेरक कहलाएगा। उत्प्रेरक समझ रहे ना, उत्प्रेरक मतलब समझ लो कि क्या होता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है बेटा, होता है कई दोस्त होते हैं ना जो तुम्हें किसी काम को करने के लिए एक्साइट कर देते हैं, खुद नहीं करेंगे आप तुमको उसमें ढकेल देंगे, है ना। तो ये उत्प्रेरक वही है ना, ये उत्प्रेरक वही है। ये खुद भाग नहीं लेगा अभिक्रिया में, बट अभिक्रिया क्या करेगा, तेज करवा देगा, है ना। अभिक्रिया को क्या करेगा बेटा, तेज करवा देगा। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उत्प्रेरक कहलाता है। खुद ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, है ना। तो उत्प्रेरक को भी अगर हमें लिखना है ना तो तीर के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। किस दाब में, किस ताप पर, किस स्थिति में अभिक्रिया हो रही है उसको भी तीर के ऊपर नीचे हम लिखकर रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तमाम प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये लिस्ट देख लो, एक एक करके हम आगे इनको डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है भाई, ये लैला मजनू की कहानी है ना। एक तरफ लैला एक तरफ मजनू, कई दिन से वो मिले नहीं है और ऐसे आके मिल रहे हैं, है ना। दैट इज, यही होता है तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया, है ना। जैसे कि अगर 2-3 अभिकारक तो 2-3 हो, अभिकारक 2-3 हो, है ना, और उत्पाद एक ही बन रहा है, यानी दो छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़ा जटिल उत्पाद बनाते हैं, है ना। तो ये कहलाता है संयोजन अभिक्रिया, है ना। जैसे ए बी और सी मिले तो क्या बना बेटा, वाई बना, यानी लैला मजनू और मजनू की दोस्त, है ना, 3 यहाँ पे मिल रहे हैं तब जाके यहाँ पे क्या बन रहा है, तुम्हारा वाई बन रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे, तत्व या यौगिक होंगे, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी उत्पाद एक ही बनना चाहिए, अभिकारक भले 2 या 2 से अधिक हो चलेगा। यानी नाम देखो जरा, संयोजन करना यानी जुड़ जाना। ये ए बी जुड़कर एक्स हो गए, ए बी सी जुड़कर क्या हो गए, वाई हो गए। यही तो है संयोजन अभिक्रिया बेटा, है ना। अब इसके उदाहरण क्या है भाई, इसके उदाहरण है ना, इसका उदाहरण है जब तुम मैग्नीशियम को जलाते हो तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। कोयला को जलाते हो, कोल, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कोयला में कार्बन होता है। हाइड्रोजन जो होता है रॉकेट में जलता है ईंधन के रूप में, ये जलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो बेटा ये क्या है, तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे 2 तत्व संयोजन कर रहे हैं, 2 तत्व, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तत्व है, कार्बन ऑक्सीजन तत्व है। जब 2 तत्व संयोजन करते हैं तो जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्वों के बीच की संयोजन अभिक्रिया। 2 यौगिक के बीच भी संयोजन हो सकता है प्यारे बच्चों, जैसे कि चूना, है ना, चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लैक लाइन, सॉरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइन, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना को जब पानी में डालते हैं तो देखो चूना भी यौगिक है, जल भी यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं, जो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो 2 यौगिक जब ये मिलते हैं ना तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। एग्जाम में बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना क्या है ना। तो ये 2 यौगिकों के बीच में संयोजन अभिक्रिया है। उसी तरह से यौगिक और तत्व के बीच में बेटा भी हो सकता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीला गैस है, याद रख लेना, है ना। ये गैस जब हवा में ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला गैस नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस होता है। इसको ऑक्सीजन की भूख होती है, कहीं से भी इसको ऑक्सीजन चाहिए और ये बनाएगा क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है। और ये ऑक्सीजन तुम जानते ही हो तत्व होता है। तो यहाँ पे यौगिक और तत्व के बीच का संयोजन अभिक्रिया है ना, यौगिक और तत्व के बीच का संयोजन अभिक्रिया है ना। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या, लैला मजनू की कहानी याद करो। लैला और मजनू बेटा बहुत दिनों से बिछड़े थे और मिल गए, तो भाई ये संयोजन अभिक्रिया है। अब दीवारों की सफेदी कराने में ना बेटा इस
एक अभिक्रिया का प्रयोग होता है। देखो, हम दीवार को अगर सफेदी करना होता है तो हम चूना मार्केट से खरीद के लाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जैसे ही इसको पानी में मिलाते हैं तो पानी से अभिक्रिया करके ये बुझा हुआ चूना बनाता है ना, जो कि रंगहीन होता है। और ये पानी में चूंकि घुला है तो यहाँ पे AQ, जलीय विलयन के लिए हम AQ लगाते हैं। अब ये जो बुझा हुआ चूना है, ये जो बुझा हुआ चूना है, इसी बुझा हुआ चूना को हम दीवार पे चढ़ाते हैं। जब इस बुझा हुआ चूना को हम दीवार पे चढ़ाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, उससे धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है और जल बनाता है। ये जल तो बेटा वाष्पित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है और दीवार पर ये उजला परत रह जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे कि हमारा दीवार चमकना शुरू कर देता है। और तुमने देखा होगा कि जब चूना जिस दिन चढ़ाया जाता है, चूना का घोल मतलब हम बुझा हुआ चूना जब चढ़ाते हैं उस दिन चमक नहीं दिखता है। 2-3 दिन बाद जब सूख जाता है तब चमक आता है। ऐसा क्यों? 2-3 दिन बाद चमक क्यों आता है? इसका रीजन है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेटा बहुत कम है, 0.04% अब हो चुका है। अब इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होने के चलते ये धीरे धीरे CO2 से रिएक्ट करता है और कुछ समय लग जाता है इस कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में, है ना, जिससे कि धीरे धीरे दीवार पे सफेदी आता है, चमक आता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, इसलिए इसको याद कर लेना, है ना। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है बेटा, अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही, उसके साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा किसी भी रूप में बाहर आएगा, है ना। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है ना। जैसे किसी पदार्थ का दहन, कोई भी पदार्थ जल रहा है, उसका दहन हो रहा है, जैसे कोयला ही जल रहा है, तो कोयला जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कोयला में कार्बन होता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बेटा उष्मा भी तो देता है, इसलिए कोयला का दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसी तरह से, है ना, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो इसमें भी प्रकाश और उष्मा निकलता है ना। प्रकाश और उष्मा निकलता है, प्रकाश और क्या निकलता है? उष्मा निकलता है, तो ये भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तुम्हारे किताब में, NCERT बुक में जितनी भी संयोजन अभिक्रिया दिया है वो सब के सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो इस स्थिति में भी बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलता है, यानी जल उबलने लग जाता है, तो ये भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। हाइड्रोजन गैस जब जलता है रॉकेट में तो ये जल बनाता है ना, और इसमें भी भारी मात्रा में उष्मा निकलता है जिससे कि रॉकेट चलता है। तो ये सारी की सारी जो संयोजन अभिक्रिया तुम्हारे बुक में दिया है, सब के सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या कोई भी पदार्थ जल रहा है वो हमेशा क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि प्राकृतिक गैस होता है CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। ये मीथेन गैस आजकल गाड़ियां इसी पे चल रही है, CNG। जब इसको ठूस ठूस के बर्तन में काफी उच्च दाब पे भरा जाता है तो इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। इसका फॉर्मूला होता है CH4। जब इसको जलाया जाता है तो बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अब यहाँ पे दो ही चीज है ना, कार्बन हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? जल बनेगा, और भारी मात्रा में क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा, है ना। तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन याद रखना ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो उत्पाद बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो उत्पाद बन रहे हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के कोशिकाओं में श्वसन होता है। श्वसन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है, और इस प्रक्रिया में जो उष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, इसी ऊर्जा का हमारा शरीर क्या करता है बेटा? प्रयोग करता है। तो श्वसन में भी देखा जाए तो उष्मा या ऊर्जा निकल रहा है, इसलिए श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बेटा दो उत्पाद बन रहे हैं। क्या उत्पाद बन रहे हैं? दो उत्पाद। संयोजन अभिक्रिया में तो एक ही उत्पाद बनता है ना, यहाँ पे दो उत्पाद बन रहा है, इसलिए ये श्वसन है, उष्माक्षेपी है, बट संयोजन नहीं है। शाक सब्जियों का बेटा विघटित होना, सड़ना, गलना, कोई भी शाक सब्जी सड़ता है, गलता है ना, तो वो गर्म होता है। अगर तुम गांव के हो तो तुमने ये जरूर कहीं देखा होगा, है ना। जैसे कि अगर गाय भैंस खिलाते हो तो भूसा होता है ना, कभी कभी उसमें पानी गिर गया रहता है बरसात के दिनों में, तो वो गर्म हो जाता है क्योंकि वो सड़ रहा होता है। तो कोई भी चीज सड़ता है ना, तो वो वहां पे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। एग्जैक्टली क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो सिलेबस में नहीं दिया है, बट वहां पे जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहां पे उष्मा भी छोड़ती है। तो सड़ना गलना एक रासायनिक मतलब अभिक्रिया है, और वो एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो कुल मिला के तुम्हें ये याद रखना है कि संयोजन अभिक्रियाएं जितनी भी तुम्हारे बुक में है उष्माक्षेपी है। अब ऐसा नहीं कि जो उष्माक्षेपी है वो संयोजन होगी, क्योंकि तुमने देखा कई बार उष्माक्षेपी में
कई ऐसी अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी जिसमें दो उत्पाद बन सकते हैं। संयोजन के लिए बस इतना जरूरी है कि एक उत्पाद बने। ऊष्माक्षेपी के लिए जरूरी है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकले, है ना। तो बेटा अब हम देखेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बेटा? ये जस्ट संयोजन जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका उल्टा होता है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा था? एक या दो से अधिक जो अभिकारक थे वो मिलकर जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे थे, है ना, एक बड़ा सा उत्पाद बना रहे थे। दो तीन छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़ा सा उत्पाद बना रहे थे। तो वियोजन अभिक्रिया या इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एक बड़ा सा अभिकारक होगा जो टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाएगा। जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। जैसे कि भाई संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? ए बी सी मिलकर मान लेते हैं कोई एक बड़ा सा उत्पाद एक्स बनाए। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बड़ा सा वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक बड़ा सा अभिकारक होगा जो टूटेगा और छोटे छोटे सरल उत्पाद का क्या करेगा? निर्माण करेगा, है ना बेटा। तो इसी को बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, है ना। दोनों एक ही शब्द है, वियोजन या अपघटन। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, है ना, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही हम वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को हमें तोड़ना है ना, या टूट रहा है, तो वो टूटेगा तो किसी ना किसी रूप में वो ऊर्जा लेगा, तभी ही टूटेगा, तभी जाके वो सरल उत्पाद एक्स वाई जेड जो भी बनाना होगा बनाएगा। यानी अगर एक ए अभिकारक है, इसको तोड़ना है तो हमें इसको ऊर्जा देना होगा, है ना। यानी वियोजन जो अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी होंगी, ये ऊर्जा लेंगी किसी ना किसी रूप में, है ना। तो किस रूप में ऊर्जा दोगे उसके आधार पर वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है बेटा। अगर यहाँ पे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दे रहे हो तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत धारा के रूप में, है ना, विद्युत के रूप में दे रहे हो तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और प्रकाश के रूप में दे रहे हो तो बेटा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, है ना। ये तीनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं ऊर्जा ले रही है, तब जाके एक बड़ा सा अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक यानी एकल अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव में टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। फेरस सल्फेट का अपघटन, यहाँ पे तीन उदाहरण आपकी किताब में दिया है। एक दिया है फेरस सल्फेट का अपघटन, लेड नाइट्रेट का अपघटन और कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, है ना बेटा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से दिखना, जो जो फेरस सल्फेट होता है बेटा, है ना, फेरस सल्फेट, ये हरा कलर का लवण होता है FeSO4। ये हरा तब होता है जब इसके एक इकाई के साथ 7 पानी के अणु जुड़े रहते हैं। यानी फेरस सल्फेट का मान लेते हैं ये एक फार्मूला हो गया, है ना, एक अणु हो गया, ऐसे मान लो, और इसके साथ 7 जल के अणु ऐसे जुड़े रहते हैं, 7 जल के अणु ऐसे जुड़े रहते हैं, तो ये होता है फेरस सल्फेट, जो कि हरा रंग का दिखाई देता है और दानेदार होता है, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल टाइप का होता है ना, क्योंकि पानी इसके साथ होता है, पानी इसके साथ होता है ना। जब हम पहली दफा इसको गर्म करते हैं तो पहले ये पानी छोड़ देता है और पानी छोड़ने के बाद ये बनाता है शुष्क फेरस सल्फेट, जो कि पाउडर की तरह उजला श्वेत रंग का होता है ना। यानी पानी के चलते ये हरा दिखता है, ठीक है बेटा। अब इस फेरस सल्फेट को पुनः गर्म करने के बाद, पुनः उष्मा देने के बाद ये टूट जाता है, और टूटने के बाद यहाँ पे एक पदार्थ बनाता है लाल भूरा रंग का, लाल भूरा रंग का पदार्थ बनाता है बेटा, लाल भूरा रंग का कुछ यहाँ पे ऐसे पदार्थ बनाता है जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड, याद रख लेना, फेरिक ऑक्साइड। और भी दो उत्पाद बनते हैं जो कि होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि रंगहीन गैस होते हैं और अम्लीय प्रवृत्ति के गैस होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट को उष्मा देने से ये तीन छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। क्योंकि उष्मा देने से टूट रहा है, इसलिए ये उष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। उसी तरह से बेटा यहाँ पे लीड नाइट्रेट का अपघटन पढ़ना है। लीड नाइट्रेट व्हाइट कलर का एक लवण होता है। जब उष्मा देते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब में जब इसको रख के बेटा गर्म करते हैं, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमने क्या रखा है, श्वेत रंग का
लेड नाइट्रेट हमने रखा है, जब इसको उष्मा दोगे ना तो एक पीला रंग का पदार्थ इसमें बच जाता है ना, जो कि होता है लेड ऑक्साइड। और पूरा टेस्ट ट्यूब एक देखो गैस से भर जाता है, जो कि होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भूरे रंग की गैस होती है, ये भी अम्लीय गैस होती है। जब यहाँ पे बेटा ब्लू लिटमस पत्र यानी नीला लिटमस पत्र लाओगे तो लाल हो जाता है, क्योंकि यह एसिडिक गैस है। इसके अलावा इसमें एक और गैस बनता है जो कि ऑक्सीजन होता है। जब इसमें हम जलता हुआ कोई अगरबत्ती लाते हैं तो उसका जलना तेज हो जाता है, उस अगरबत्ती का जलना तेज हो जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी बन रहा है ना। तो बेटा जब लीड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, लीड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो 3 उत्पाद बना रहा है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना। इसलिए यह एक उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का सबसे बढ़िया उदाहरण है ना। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन पढ़ना है। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इसको हम मार्बल यानी संगमरमर, या इसको जो चौक होता है, या जो तुम्हारे अंडे के ऊपर का जो एक सेल यानी जो अंडे का जो कवच होता है, सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। चूना पत्थर भी इसी से बना रहता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो यहाँ पे उजला रंग का ही कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और एक गैस बनती है जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है? तो बेटा इस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब की मदद से जब हम बुझा हुआ चूना के घोल में पास करते हैं, बुझा हुआ चूना याद करो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि रंगहीन होता है। जैसे ही ये गैस बुझा हुआ चूना से पास करती है तो बुझा हुआ चूना दुधिया होना शुरू हो जाता है। अगर बुझा हुआ चूना दुधिया होना शुरू हो गया तो समझो कि वो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना। तो इस तरह से ये वेरीफाइड किया गया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्योंकि उष्मा देने से ये टूट रहा है तो ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है ना। उसके बाद हमें बेटा पढ़ना है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अभिकारक, है ना, विद्युत धारा देने से, विद्युत ऊर्जा देने से 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद बनाता है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव से एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी को हम वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे घरों में मिल जाएगा बेटा। पानी लो, है ना, और उस पानी में ना विद्युत धारा पास करो। जैसे ही पानी में विद्युत धारा पास किया जाता है ना, तो हमें क्या दिखाई देता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, बैटरी से जो जुड़े हुए इस तरह के जो बेटा रॉड होते हैं उनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ग्रेफाइट के यहाँ पे रॉड है ना। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको हम एनोड कहते हैं, यानी प्लस वाले को एनोड कहते हैं। और बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था बनाने के बाद जैसे ही तुम पानी में विद्युत धारा प्रवाह करोगे, यहाँ पे पानी में 1-2 बूंद एसिड डालना होता है, अम्ल, ताकि अम्ल के चलते ये पानी अच्छे से विद्युत धारा का क्या कर सके, चालन कर सके, है ना। तो बेटा जैसे ही हम यहाँ पे विद्युत धारा पास करते हैं, है ना, तो जो एनोड पे हमें कुछ बुलबुले बनते दिखाई देते हैं और कैथोड पे भी। इस एनोड और कैथोड पे ऐसे 2 उल्टा हम क्या रख देते हैं, परख नली, टेस्ट ट्यूब रख देते हैं, परख नली ऐसे रख देते हैं। तो ये गैस ना ऊपर जाके एकत्र होना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कैथोड पे जो गैस बन रहा है ना, वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में मतलब उसका आयतन ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। और जो एनोड पे यानी जो धन वाले रॉड पे जो बन रहा है उसका आयतन थोड़ा इसके तुलना में लगभग आधा होता है ना। तो ये प्रयोग द्वारा पता चलता है ना, कि ये एक एनोड पे जो बन रहा होता है ऑक्सीजन गैस है और कैथोड पे जो बन रहा होता है वो हाइड्रोजन गैस है। कैसे पता चलता है भाई? ऑक्सीजन की पहचान है कि जलते हुए चीज को और तेज जलाना शुरू कर देगी। जब इस परख नली को निकाल के इसके मुंह पे जलता हुआ अगरबत्ती लाते हैं ना, तो वो तेज जलना शुरू कर देती है। जब यहाँ पे अगरबत्ती लाते हैं तो वो तेज जलना शुरू कर देती है। इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। और ये इसके जगह पे जब हम लाते हैं कोई जलता हुआ चीज तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉप, है ना। पॉप ध्वनि पैदा होती है ना। ऐसे करके आवाज आता है। यह आवाज केवल हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मतलब ये बढ़िया से वेरीफाइड है कि भाई जब जल में विद्युत धारा पास करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनता है। याद रखना, जब इनके द्रव्यमान का अनुपात निकाला गया इन गैसों का, तो यह पाया गया कि यह जब 1 ग्राम बनता है तो यह 8 ग्राम बनता है, यह 2 ग्राम बनता है तो यह 16 ग्राम बनता है। तो इनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम में पूछता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है।
वही अगर हम आयतन के अनुपात की बात करें तो ये 2 भाग बनता है तो यह 1 भाग बनता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन गैस है ज्यादा जगह खाली किया हुआ है ना, और ऑक्सीजन गैस थोड़ा कम जगह खाली किया हुआ है, और लगभग लगभग यहाँ पे आधा वाला संबंध हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देखो यहाँ पे बेटा द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, लेकिन आयतन का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। हाइड्रोजन गैस भले ही ज्यादा बनता है लेकिन वो हल्का गैस है, इसीलिए द्रव्यमान तो कम है लेकिन आयतन उसका क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। जैसे लोहा और रुआ वाला कहानी है, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो तुम्हारे बुक में बेटा एक ही दे रखा है यहाँ पे, किसका उदाहरण, वैद्युत अपघटन अपक्रिया का उदाहरण। इसके अलावा एक और मैं तुम्हें अलग से बता देता हूं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड बेटा पृथ्वी के भूपट्टी से, ऊपरी सतह से निकाला जाता है। यह एल्युमिनियम का खनिज होता है, इसको उच्च ताप पे पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद इसमें भी विद्युत धारा जब हम पास करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, है ना, और इस तरह से हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक वैद्युत अपघटन अपक्रिया है, इसको भी तुम अपने नोटबुक में क्या करो, लिख लो। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश देने से कोई अभिकारक टूटेगा, यानी वैसी अपघटन अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक प्रकाश के उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। प्रकाश के उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, यानी प्रकाश देने से वो टूट रहा है, इसलिए इसको हम प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहेंगे। इसके 2 सबसे बढ़िया उदाहरण है बेटा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों श्वेत रंग के बेटा क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है तो इनका श्वेत रंग से, है ना, चांदी का रंग ग्रे कलर में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो चांदी बन रहा है ना, चांदी बन रहा है। और यहाँ ऊपर वाले केस में क्लोरीन गैस बनता है, नीचे वाले केस में ब्रोमीन गैस बनता है। तो यहाँ पे चाइना डिश में जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को रखोगे, धूप जब इस पे पड़ेगा तो श्वेत से उसका रंग धूसर हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, और यहाँ पे क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस बनता है। तो ये दोनों अभिकारक बेटा सूर्य के प्रकाश में टूट रहे हैं, इसीलिए इसको हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया मानते हैं। और ये दोनों अभिक्रिया का प्रयोग एक फोटोग्राफी में होता है, जिसको हम बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है ना। ये बहुत पहले जमाने के बेटा कैमरा थे, है ना, एक रील हुआ करता था, जब वहां से प्रकाश इस रील पे पड़ता था तो जहां जहां प्रकाश पड़ता था ना, उसी तरह के कलर बदल जाता था, है ना, और वैसा ही फोटो उखड़ जाता था, समझ में आ रहा है ना। तो ये आदि जमाने का एक कैमरों में यूज किया जाता था, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, तो बेटा उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। बहुत पहले अभी हमने पढ़ा था उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा बाहर आ रहा है, किसी भी रूप में ऊर्जा बाहर आ रहा है। लेकिन उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया जस्ट उल्टा है उष्मा क्षेपी का। इसमें क्या होगा कि कोई भी अभिक्रिया को जब होना है तो उसको ऊर्जा देना पड़ेगा, तब वो होगा। अभी तुमने देखा सारी की सारी वियोजन अभिक्रिया में हम किसी ना किसी रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, है ना, चाहे वो विद्युत धारा के रूप में, चाहे वो उष्मा के रूप में, चाहे वो प्रकाश के रूप में। तो जितनी भी वियोजन और अपघटन अभिक्रिया तुमने जो अभी बुक में पढ़ा, वो सारी की सारी क्या है, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि उनको होने के लिए हमें उष्मा या ऊर्जा किसी भी रूप में देना पड़ रहा है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है ना, जिसको होने के लिए पर्यावरण से उष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है या हमें अलग से देना पड़ता है ना, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया प्रायः उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। तो बेटा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसे टूटना उष्मा देने से, ये उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। जल को विद्युत धारा देने से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है, ये भी एक उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को जब धूप में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनता है ना। तो जितनी भी अपघटन अभिक्रिया का जो उदाहरण है ना, उसमें से सारा का सारा उदाहरण, मतलब उसमें से सारा का सारा इसका भी उदाहरण हो जाएगा, है ना। ये दिमाग में सेट कर लो, जितनी भी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है बेटा, है ना, जितनी भी वियोजन और क्या है अपघटन अभिक्रिया है, वो सब के सब उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के भी क्या होगा बेटा, उदाहरण होगा, है ना। चलो इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और द्विवीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बेटा, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से हटा देता है ना। तो इसी को विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या ऐसी अभिक्रिया विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। इसको ऐसे समझो कि भाई यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे उदाहरण समझो, ये जो विलयन दिखाई दे रहा है, पानी का जो घोल दिखाई दे रहा है,
बेटा ये वो है कॉपर सल्फेट का घोल, है ना। इसको एकवश लिखेंगे क्योंकि पानी में इसको घोला गया है। और इसमें ऊपर से ये जो दिखाई दे रहा है ये है लोहा, है ना। जैसे ही लोहा को डालते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए डालने के बाद इस लोहे को निकालते हैं तो लोहे के ऊपर यहाँ पे देखो क्या दिखाई देने लग गया भाई, यह किस रंग का धातु होता है, तो तांबा। यानी यहाँ पे लोहे के ऊपर एक तांबा का परत आ गया, है ना। और लंबे समय तक छोड़ने के बाद होता क्या है कि ये कॉपर जो सल्फेट है ना, ये कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर जो सल्फेट है ये हरा रंग में बदल जाता है। तो ये हरा रंग में बदलता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बनता है फेरस सल्फेट। क्या बनता है, फेरस सल्फेट। यानी लंबे समय तक जब इस लोहे के पत्ती को या लोहे की कांटी को बेटा इसमें रखे रह जाओगे तो ये हरा रंग का जो विलयन है वो, सॉरी, जो नीला रंग का, ब्लू रंग का जो विलयन है वो हरा रंग में बदल जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो लोहा है कॉपर को धीरे धीरे हटा देता है और खुद जगह ले लेता है और बनाता है फेरस सल्फेट जो कि हरा रंग का होता है, और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है ना। यानी यहाँ पे बेटा लोहे की दादागिरी चल रही है ना। यानी जब कोई एक दादागिरी करने वाला आया तो एक कमजोर जो व्यक्ति है उसको हटना पड़ा, है ना। केमिस्ट्री के भाषा में जब कोई एक क्रियाशील तत्व आता है तो कम क्रियाशील तत्व को अपनी गद्दी, अपनी सिंहासन छोड़ना पड़ जाता है। यानी सिंहासन मतलब जिस यौगिक में वो है उस यौगिक से हटना पड़ जाता है, और जो क्रियाशील तत्व है वह अपना एक यौगिक बना लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या कहते हैं कि लोहे ने कॉपर को क्या कर दिया बेटा, विस्थापित कर दिया। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या है बेटा, जब कोई क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसको हटा देता है ना, और वो अपना यौगिक बना लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से एक और उदाहरण दिया है तुम्हारे किताब में कि कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक डालते हैं तो जिंक भी इस कॉपर को हटा देता है ना, और बनाता है जिंक सल्फेट, और प्लस क्या बना लेता है बेटा, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है। तो जिंक सल्फेट का जो ये नीला रंग है, नीला रंग से ये रंगहीन बन जाता है। याद रखना, जिंक सल्फेट का जो घोल होता है रंगहीन हो जाता है। तो इस लोहे के जगह पे जब यहाँ पे हम जिंक डालेंगे तो ये जो रंग, नीला रंग का जो ये विलयन है ना, रंगहीन हो जाएगा। क्यों रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जिंक सल्फेट बन रहा है। जिंक सल्फेट का घोल रंगहीन होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से, जो कि जिंक कॉपर को क्या कर दे रहा है बेटा, हटा दे रहा है। ये जितने भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये अपने कॉपी में लिख लेना, है ना, दिमाग में सेट कर लेना, एग्जाम में यहाँ से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पे द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ना, उसे ही द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे जरा समझो, दो अभिकारक होंगे और उनके बीच में ना कुछ आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पे दोनों ओर से द्वितीय विस्थापन हो रहा है ना। जैसे इसका उदाहरण क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का घोल ले लो बेटा, ये रंगहीन घोल होता है ना। उसी तरह से लीड नाइट्रेट का घोल ले लो, ये भी रंगहीन होता है। जैसे ही इन दोनों घोलों को आपस में क्या करोगे, मिलाओगे, जैसे इन दोनों घोलों को आपस में मिलाओगे तो यहाँ पे बेटा बनता है लीड आयोडाइड, है ना, और पोटेशियम नाइट्रेट का यहाँ पे घोल बनता है। अब जरा समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लीड है बेटा, जो लीड है ये आ गया आयोडीन के पास, है ना, और जो नाइट्रेट है वो आ गया पोटेशियम के पास, है ना। तो यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। आयन का मतलब क्या होता है, जब किसी परमाणु या परमाणु के समूह पे जब आवेश होता है तो उसको आयन्स कहते हैं, है ना, धन आयन ऋण आयन होते हैं। जैसे कि देखो पोटेशियम पे हमेशा धन आवेश होता है, आयोडीन पे 9th क्लास में पढ़ोगे, आयोडीन पे हमेशा ऋण आवेश होता है। उसी तरह से यहाँ लीड पे धन आवेश होता है, नाइट्रेट पे ऋण आवेश होता है ना। तो देखो इसका जो धन आयन है इसके ऋण आयन के पास चला गया, यानी पोटेशियम और ये नाइट्रेट क्या बन गया बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका जो धन आयन है इसके ऋण आयन के पास आ गया और क्या बना लिया यहाँ पे, लीड आयोडाइड। क्या बना लिया, लीड आयोडाइड। तो जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे ना तो ये दोनों मिलते ही एक पीला रंग का पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे देखो ये है लीड नाइट्रेट, नीचे बेटा रंगहीन पोटेशियम आयोडाइड था। जैसे ही ये दोनों मिला एक पीला रंग का पदार्थ बनता है, और ये जो पीला रंग का पदार्थ बनता है ना, ये पीला रंग का पदार्थ पानी में घुलता नहीं है बल्कि धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देता है। यानी एक तरह का अघुलनशील पदार्थ बन रहा है, एक अघुलनशील उत्पाद बन रहा है जो कि पीला रंग का होता है, और ये इसीलिए यहाँ पे ठोस अवस्था लिखा गया है।
या कई किताबों में ऐसे नीचे की तरफ तीर लगा देते हैं क्योंकि ये नीचे जाके बैठ जाता है ना। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया बेटा पानी के अंदर हो रही है और कुछ ऐसा उत्पाद बन रहा है जो कि पानी में घुलता नहीं है, वो जाके धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देता है, नीचे बैठना शुरू कर देता है, तो ऐसे उत्पाद को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप कहते हैं। यानी यहाँ पे जो लीड आयोडाइड एक तरह का अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है ना, अवक्षेप है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी ये जो अभिक्रिया है ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और चूंकि यहाँ पे पीला रंग का अवक्षेप बन रहा है, इसलिए यह अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया का भी क्या हो जाएगा बेटा? उदाहरण हो जाएगा, है ना। उसी तरह से दूसरा उदाहरण जो है बेटा वो है तुम्हारा सोडियम सल्फेट का घोल। ये भी रंगहीन होता है। बेरियम क्लोराइड का घोल, जैसे ही दोनों को मिलाते हो यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप बनता है ना। देखो यहाँ पे श्वेत रंग का एक अवक्षेप बन रहा है, ये है बेरियम क्लोराइड, ऊपर से डाला जा रहा है सोडियम सल्फेट, दोनों रंगहीन थे। जैसे ही मिले एक उजले रंग का अवक्षेप बनता है जो कि होता है बेरियम सल्फेट। अवक्षेप चूंकि नीचे बैठते हैं तो कई बार नीचे की तरफ एरो दिखा देता है। गैस में ऊपर की तरफ एरो या जी लिख के दिखाता है, और छेप में ठोस लिखेगा या नीचे की तरफ एरो लिख देता है ना। तो यहाँ पे देखो एस लिखा है, मतलब ये ठोस अवस्था में बन रहा है, ये पानी में घुलता उलटा नहीं है। ये जो उजला पदार्थ यहाँ पे जो भी बन रहा है ये धीरे धीरे क्या होगा? नीचे बैठना शुरू कर देगा। इसी को अवक्षेप इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा बेटा नमक बन रहा है जो हम खाना में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, और ये एक जलीय विलयन बन रहा है इसका, है ना। ये पानी में तो घुल ही जाता है हमारा नमक, तो ये घुला अवस्था में ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्वस लिखेंगे AQ, यानी जलीय विलयन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सोडियम पे तुम जानते हो धन आवेश होता है, ये सल्फेट एक बहुपरमाणु आयन है, इस पे ऋण आवेश होता है। बेरियम पे भी धन आवेश होता है और क्लोराइड पे भी क्या होता है बेटा? ऋण आवेश होता है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ है? आयनों का अदला बदली हुआ है। सोडियम चला गया क्लोरीन के पास, क्या बना बेटा? सोडियम क्लोराइड। बेरियम आ गया सल्फेट के पास, क्या बना? बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो अभिकारक, यहाँ पे दो अभिकारक है और इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह जो अभिक्रिया होगी क्या कहलाएगी? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। मानो कि इधर से ये धक्का मारा है, उधर से वो धक्का मारा है, यानी दोनों ओर से हो रहा है ना। इसमें क्या था? इसमें ना एक बेटा, इसमें एक तत्व होगा और इसमें एक यौगिक होगा। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा रहा था, है ना। इसमें ऐसे चल रहा था, जिसको हम एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच में क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है ना। दोनों में से कुछ इधर उधर हो रहा है, इसीलिए ये द्विव विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि इनमें अवक्षेप बन रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा द्विव विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बने, लेकिन यहाँ पे जो दो उदाहरण दिया गया है ये इनमें अवक्षेप भी बन रहा है, इसीलिए ये अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई पूछेगा अवक्षेप किसे कहते हैं, तो लिख लो कॉपी पे। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जलीय विलयन में होता है या जल के अंदर होता है और कुछ ऐसा उत्पाद बनता है जो पानी में अघुलनशील होता है, तो उसको अवक्षेप कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में बेटा अवक्षेप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिमाग में सब जा रहा होगा तुम्हारे, ठीक है ना बेटा। अब यहां से हम पढ़ेंगे जो सबसे लास्ट प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, या इसको ऑक्सीकरण या अवकरण रस अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए बस ऐसे समझो कि कोई भी चीज, कोई भी अभिकारक में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, कोई अभिकारक है और उत्पाद में हम देख रहे हैं कि उसके पास ऑक्सीजन आ गया, या कोई अभिकारक है उसमें हाइड्रोजन था, है ना, और उत्पाद में देख रहे हैं कि उस हाइड्रोजन वहां से हट गया है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की क्षति हो रही है। तो अगर किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की क्षति हो रही है, तो हम कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उसका उपचयन हो रहा है। दोनों शब्द एक ही है, उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों शब्द एक ही है, दिमाग में सेट कर लो। तो इसका बेस्ट उदाहरण क्या दिया है बेटा? तुम्हारा कॉपर को लेके दिया है कि कॉपर बेटा एक भूरा रंग का धातु होता है। ये कॉपर तुमने देखा होगा घरों में, है ना, जिसका विद्युत धारा यानी विद्युत तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो कॉपर होता है भूरा रंग का एक धातु है, जब इसको गर्म करोगे, है ना, इसके पाउडर भी आते हैं, इसके पाउडर के रूप में भी कॉपर आता है, यानी छोटे छोटे दाने के रूप में कॉपर आता है। जब उसको बेटा चाइना डिश में लेकर गर्म करोगे, है ना, तो जब गर्म करोगे तो इसका भूरा रंग खत्म हो जाएगा और काला हो जाएगा। यानी अगर कॉपर का तार लेके ऐसे गर्म करें ना तो वो काला पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? कि कॉपर बेटा हवा में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड चूंकि काला रंग का होता है, ब्लैक रंग का होता है, इसलिए काला परत इस पे तुम्हें दिखाई दे रहा है। जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो वास्तव में ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ?
कॉपर एक अभिकारक है और बेटा इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। तो अगर किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है या हाइड्रोजन की उससे क्षति हो जा रही है तो समझो कि वो क्या हो रहा है बेटा, उसका उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा ले लो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे कि होता क्या है कि जो ये कॉपर ऑक्साइड है ना बेटा, इस कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पे फिर से जो काला रंग है ना फिर से भूरा रंग में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से कॉपर वापस बन जाता है, कॉपर वापस बन जाता है और ऑक्सीजन हट जाता है और यहाँ पे जल बन जाता है। तो जरा ध्यान से इस अभिक्रिया में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्षति हो रही है। ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, क्षति हो रही है, ऑक्सीजन की क्षति हो रही है ना। कॉपर ऑक्साइड याद रखना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है ना, हमेशा अभिकारकों का होता है। हम अभिकारकों को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी कॉपर ऑक्साइड का बेटा, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ है, या हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि इसका अपचयन हुआ है ना, अपचयन हुआ है ना। उसी तरह से हाइड्रोजन को देखो, इधर हाइड्रोजन को देखो और इधर देखो, तो इधर हाइड्रोजन बिना ऑक्सीजन का था और ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके प्लस हुआ है। तो हम कहेंगे कि इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है, तो इस हाइड्रोजन का बेटा ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, या इसका उपचयन हुआ है ना, उपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ है बेटा, वृद्धि हुआ है ना। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों एक ही में हो रहा है, दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही में हो रहा है, यानी अवकरण उपचयन भी हो रहा है और अवकरण और अपचयन भी हो रहा है और उपचयन और ऑक्सीकरण भी हो रहा है ना। तो अगर एक ही में ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो इसी को हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेड यानी होता है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन, और ऑक्स यानी होता है बेटा ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण उपचयन, रिडक्शन यानी बेटा अवकरण या अपचयन। तो दोनों अभिक्रिया यहाँ पे एक साथ चल रही है, दोनों अभिक्रिया एक साथ यहाँ पे चल रही है। प्रायः बेटा ये दोनों अभिक्रिया एक ही साथ चलती है ना। अगर अभी हमने इसके पहले हमने एक उदाहरण लिया था कि कॉपर को जब गर्म किए थे तो काला रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, तो इसमें ध्यान से देखो, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉपर का क्या हुआ है बेटा, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है, तो कॉपर का हुआ है उपचयन यानी ऑक्सीकरण हुआ है। कंफ्यूजन नहीं, एक ही नाम लेके चलो, उपचयन हुआ है ना, उपचयन हुआ है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन का बेटा अपचयन हो जाता है ना, अपचयन हो जाता है। याद रखना आगे चलकर ये उपचयन और अपचयन के जो परिभाषा है ना हायर क्लासेस में थोड़ा सा और एडवांस होगी। जो इलेक्ट्रॉन देता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उसका उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। धातुएं हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान देती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है ना। तो धातुओं का हमेशा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर धातु और अधातु में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो धातुओं का हमेशा ऑक्सीकरण यानी उपचयन होता है ना। और जो अधातु है चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उनका बेटा अवकरण या अपचयन होता है ना। तो कभी याद रखना कोई भी धातु अगर अधातु से अभिक्रिया कर रहा है तो धातु का उपचयन होता है, अधातुओं का बेटा क्या होता है, अपचयन होता है ना। तो ये दोनों अभिक्रिया एक ही साथ चल रही है, इसीलिए इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया का भी नाम देते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है तथा दूसरा अपचयित होता है तो इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो चलो एक और उदाहरण लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो बेटा बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। जिंक जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या उत्पाद बनता है इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में टेंशन नहीं लेने का, वो आगे समझ में आने लग जाएगा, है ना। यहाँ पे हम केवल समीकरण को लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण करना समझ रहे हैं, क्या उत्पाद बन रहा है उस पर हमारा चिंता नहीं है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन की क्षति की है, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है बेटा, अवकरण हुआ है। क्या हुआ है, अवकरण हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्षति की है। ये जो ऑक्सीजन गया है कहाँ गया है, तो ये ऑक्सीजन बेटा कार्बन के साथ जुड़ चुका है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है ये। तो बेटा कार्बन का क्या हुआ है, तो कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ है, तो कार्बन का यहाँ पे बेटा ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है,
ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है ना। अब मैं ये पूछूं कि कार्बन का ऑक्सीकरण क्यों हुआ और कौन कराया, कार्बन को ऑक्सीजन कहाँ से मिला, तो भाई इस कार्बन को जो ऑक्सीजन किसने दिया, तो इस जिंक ऑक्साइड ने दिया। यानी कार्बन का ऑक्सीकरण होने में, कार्बन का ऑक्सीकरण होने में जिंक ऑक्साइड का रोल है, जिंक ऑक्साइड का रोल है। तो हम कहेंगे कि जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या है, तो ये है ऑक्सीकारक। क्या है बेटा, ऑक्सीकारक। याद रख लेना बेटा, उल्टा होगा, जिसका अवकरण होगा वो होगा ऑक्सीकारक, है ना। क्योंकि भाई यही तो ऑक्सीजन दे रहा है, जिसने ऑक्सीजन दिया उसकी क्षति हुई ऑक्सीजन की, तो हुआ तो अवकरण, बट ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीकरण करवा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, है ना। उसी तरह से उल्टा कहानी है बेटा, है ना, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अवकारक। क्या कहलाएगा, अवकारक। अवकारक को बेटा हम अपचायक भी बोल सकते हैं, अपचायक, और ऑक्सीकारक को हम लोग उपचायक भी बोल सकते हैं। यानी उल्टा कहानी है, जिसका अवकरण हुआ है वो होगा ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो होगा अवकारक। ये दिमाग में सेट कर लेना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है ना। तुम्हें बताना है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है ना, ऑक्सीकारक कौन है। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें बता दूं, जैसे कि देखो यहाँ पे बेटा यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखो अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसने ऑक्सीजन की क्षति कर दिया, है ना। तो ऑक्सीजन की जब क्षति कर दिया तो इसका खुद का क्या हुआ है बेटा, अवकरण हुआ है। और जब इसका खुद का अवकरण हुआ है तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जिसका अवकरण हुआ है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ, है ना। तो यहाँ पे खुद ये लेड जो ऑक्साइड है ना, यही ऑक्सीकारक होगा। उसी तरह से मैं ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो वैनेडियम ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन की क्षति की है, यानी इसका खुद का क्या हुआ है, इसका खुद का क्या हुआ है, इसका खुद का क्या हुआ है बेटा, अवकरण हुआ है ना, इसलिए ऑक्सीकारक कहलाएगा। प्रायः जिन अभिकारक के पास ऑक्सीजन होगा वही ऑक्सीकारक कहलाएगा, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन देगा ना, जो ऑक्सीजन देगा यानी जो ऑक्सीकरण करवाएगा किसी का वही तो ऑक्सीकारक होगा ना। तो मुझे तुम बेटा अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बाकी सारे क्वेश्चंस का कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। मैंने 2 बता दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा होमवर्क हो गया, घर पे इसको जरूर करना। और यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया है, यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया है, अब इनमें तुम्हें बताना है कि कौन अवकारक होगा, कौन अवकारक होगा, है ना। जैसे कि मैं ये वाला एक डिस्कस कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से जरा देखो, है ना, ध्यान से जरा देखो। इसको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, बट मैं इसे आसान बनाता हूँ। अब यहाँ पे तुम ऑक्सीजन वाला थ्योरी लगाओगे तो नहीं चलेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन वाला थ्योरी काम करेगा। अब देखो इस फ्लोरीन के पास बेटा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ना, इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है। और यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन की कमी हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा है। तो अब इस अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है, कौन अवकारक है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अवकरण हुआ है ना। तो बेटा हाइड्रोजन की थ्योरी यहाँ पे काम करेगी, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होता है उसका क्या कहलाता है, हम कहते हैं कि उसका अवकरण हुआ है। यानी यहाँ पे जो ये वाला जो अभिकारक है इसका अवकरण हुआ है ना। उसी तरह से ये वाला जो अभिकारक है इसका क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन वाला थ्योरी काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अवकारक कौन है। तो जिसका बेटा ऑक्सीकरण होता है ना वो होता है अवकारक। यानी यहाँ पे जो जल है ये अवकारक है ना, यहाँ पे जो जल है ये अवकारक है। अब बाकी क्वेश्चंस का तुम्हें जवाब दे देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। समझदार को इशारा काफी है, तुम समझ चुके होगे। चलो, अब ये जो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या दैनिक जीवन में, क्या हमारे आसपास इसका कोई प्रभाव देखने को मिलता है ना। ये तो भाई हमने अभी पढ़ा कॉपी किताब पे, क्या हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है ऑक्सीकरण जैसा, तो बेटा बिल्कुल होता है। 2 ऐसी घटनाएं हैं जैसे कि संक्षारण और विकृत गंधिता, ये हमारे आसपास होने वाले ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया के बेटा क्या है, एक उदाहरण है ना। अब संक्षारण क्या होता है, कोई भी धातु को बेटा बहुत मेहनत करके पृथ्वी के भूपट्टी यानी ऊपरी सतह से निकाला जाता है ना। उस धातु में कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हमें धातुओं का निष्कर्षण करते हैं और धातु हमें प्राप्त होती है। आज जो हम कोई भी धातु यूज कर रहे हैं, चाहे वो लोहा है, चाहे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सभी धातुएं बहुत बड़ी मेहनत के बाद निकाली जाती है। लेकिन ये धातु होती है क्रियाशील, जब ये हमारे पास आ जाती है, स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में आ जाती है, तो ये आसपास के अम्ल से, आर्द्रता से, है ना, और नमी से अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं की बर्बादी होती है। तो धातुओं की ये बर्बादी ही कहलाती है संक्षारण।
यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर ये बर्बाद होती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जो जंग लगता है ना, एक तरह का संक्षारण ही है। लोहे पर भूरा परत आ जाता है, ये एक तरह का संक्षारण है। चांदी के ऊपर काली परत आना मतलब ये चांदी पे कोई अलग से परत नहीं आया है, चांदी ने ही रासायनिक अभिक्रिया किया है, चांदी का ऑक्सीकरण हुआ है जिससे कि एक काला पदार्थ बन रहा है और चांदी हमारी बर्बाद हो रही है। उसी तरह से तांबा के ऊपर जो हरा परत आया है किसी ने पेंट नहीं किया है या ये कोई अलग से कोई लेप नहीं चढ़ा है, बल्कि तांबा ही किस आसपास के नमी और आर्द्रता से अभिक्रिया किया है, हवा से अभिक्रिया किया है और तांबा ही एक हरा पदार्थ में बदल गया है। यानी यहाँ पे धातुएं बर्बाद हो रही है अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता से अभिक्रिया करके, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना। लोहे पे जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है, क्योंकि लोहे पे जो ये भूरा कलर की जो परत आती है इसी को जंग कहते हैं। यानी लोहे के संक्षारण की प्रक्रिया को जंग लगना भी कहते हैं, जंग लगना भी कहते हैं, है ना। अलग अलग धातुओं का संक्षारण होता रहता है। कोई भी धातु जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो अपने आसपास के अम्ल और नमी से अभिक्रिया करके उनका नुकसान होता रहता है। तो संक्षारण का नुकसान क्या होता है? देखो बेटा, ज्यादातर जो हम धातु अपने दैनिक जीवन में यानी हम अपने प्रयोग में लाते हैं वो है लोहा। हर जगह लोहा का प्रयोग ज्यादा होता है क्योंकि सस्ता है और मजबूत है। लेकिन लोहे की एक कमी है कि इसका तेजी से इसमें जंग लगता है, इसका रस्टिंग होता है, क्योंकि जब लोहा अपने आसपास के नमी से संपर्क बनाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहा बेटा जल से, है ना, और कार्बन, जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, लोहा का ऑक्साइड बना लेता है। कुछ पानी के अणु भी इसके साथ जुड़े रहते हैं और वो अज्ञात होता है, इसलिए यहाँ पे XH2O लगा दिया जाता है, यानी ये पानी भी अपने साथ जोड़ लेता है। तो ये है जंग का फार्मूला और इसका रंग भूरा होता है ना। अब ध्यान से देखो, धातु का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है ना, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया भाई लोहा के पास, तो ये धातु का क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है ना। तो भाई जो धातुओं की जो संक्षारण होती है, जो विकृत गंधिता जो होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ये सब के सब क्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया ही है। तो चूंकि दैनिक जीवन में या हम अपने आसपास सबसे ज्यादा लोहा का प्रयोग करते हैं और लोहा का जंग लगना, लोहा का संक्षारण होना एक गंभीर समस्या है, क्योंकि लोहा तेजी से अभिक्रिया करता है। इसके कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु आदि विशेषकर लोहे की बनी होती है और तेजी से इनकी क्षति होती है और बार बार इनको बदलना पड़ता है और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है ना। अब संक्षारण से बचने के लिए कुछ उपाय भी है जो आगे हम लोग धातु और अधातु चैप्टर में पढ़ेंगे। पेंट लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, घर में पेंट क्यों किया जाता है, खिड़की उड़की को, भाई ऑक्सीजन और नमी से संपर्क तोड़ देता है। वो आगे हम धातु और अधातु चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो दैनिक जीवन में देखने को मिलती है वो है विकृत गंधिता। इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं रैंसिडिटी, है ना। विकृत गंधिता यानी गंध में विकृति हो गया है। क्यों गंध में विकृति हो गया है? क्योंकि खाना जो है वो खाना में जो तेल वाला भाग जो होता है, यानी जो खाना में जो वसा होता है वो तेजी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और वो एक बदबूदार पदार्थ बना लेता है, जिससे कि खाना का गंध ही नहीं, स्वाद, रंग भी बदल जाता है ना। वसा युक्त कह रहा है कि वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ने पर इनमें मौजूद जो तेल एवं वसा जो होता है उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उपचयित हो जाते हैं। यानी जो तैलीय जो खाना है, वसा युक्त जो खाना है, इन खाना में जो तेल है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकृत होते हैं, यानी उनका ऑक्सीकरण हो जाता है ना, जिससे कि स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, यानी गंध में बेटा विकृति आ जाना, गंध में बदलाव आ जाना, गंध ही नहीं टेस्ट वगैरह सब चीज में, है ना। अब भाई इससे बचने के क्या उपाय है? तो उपचयन यानी ऑक्सीकरण से बचने के लिए प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। कई ऐसे प्रति ऑक्सीकारक आते हैं, जब खाना में इनको मिला दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन को ना ऑक्सीजन से खुद कुछ कर लेते हैं, है ना, लेकिन हमारे वसा और तेल होता है उससे अभिक्रिया नहीं करने देते। इनको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी प्रति ऑक्सीकारक। यानी खाना जो पैक्ड जो खाना आता है मार्केट में जिसमें ऑयल वगैरह रहता है उसमें ना बेटा ये एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रति ऑक्सीकारक मिलाए गए रहते हैं, जिससे कि खाना ज्यादा समय तक टिक सकता है। दूसरा रीजन है बेटा वायुरोधी बर्तन में रखना, ना रहेगा बांस ना बजेगा बंसुरी। भाई विकृत गंधिता एक तरह की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, हवा से यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है, तो हम वायुरोधी बर्तन में खाना को पैक करें, यानी हवा रहेगा ही नहीं तो ना होगा विकृत गंधिता। ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरने पर भी काम चल जाएगा,
जो चिप्स वगैरह आते हैं, चिप्स के पैकेट, मिक्सचर के जो पैकेट आते हैं, फूले से होते हैं। तो जब बेटा हम लोग छोटे थे तो हमको लगता था ना कि कंपनी वाला उल्लू बना रहा है, पूरा भर भर के दिखा रहा है और बीच और अंदर थोड़ा सा पड़ा है। तो बेटा वास्तव में एक्चुअली होता क्या है कि ये फूला इसलिए रहता है ना, ये धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि फूला इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर ना ऑक्सीजन को निकालकर, वायु को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ना। तो जो इसके अंदर जो वसा है ना वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, जो तेलीय पदार्थ है वो ऑक्सीकृत नहीं होगा और लंबे समय तक क्या होगा, चलेगा। इसीलिए इस पे लिखा रहता है बेटा कब बना है, कब एक्सपायरी डेट होगा, तो मैन्युफैक्चर डेट लिखा रहता है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च में पाया रहता है ना कि इसके इतने दिन बाद इसके अंदर का चीज ऑक्सीकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए तो जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि जब हम पढ़ लेंगे पूरा चैप्टर तो हम अंत में बताएंगे कि क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में तुम्हारे बार बार पूछे जाते हैं। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है ना। संयोजन में नाम जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया पे प्रश्न आता है, वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया पे भी आता है। वियोजन अभिक्रिया में बेटा जैसे कि 3 वियोजन अभिक्रिया होता था, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया और उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, याद रखना विस्थापन अभिक्रिया इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये मैंने जो ये 4 टॉपिक लिखा है, इन चारों में से बार बार एग्जाम में पूछता है ना। तो वीडियो को एक बार फिर से जाके वहां पे देख लेना कि ये 4 अभिक्रियाएं क्या है, और अगर अच्छे से सुना होगा तो फिर से देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। अगर अच्छे से सुना होगा, पूरा वीडियो तुमने सही से देखा होगा, तो ये 4 जो प्रश्न है इसमें से ज्यादा एग्जाम में, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये 4 टॉपिक तुम अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाती रहे, और अपने दोस्तों में, अपने गलियों में और अपने मोहल्लों में सबके पास वीडियो को दबा के शेयर कर दो, ताकि सब लोग पढ़ेंगे, तभी तो हमारा बिहार सुधरेगा और हमारा देश सुधरेगा। थैंक यू।